नमस्कार, मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग सेफ्टी क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें लेक्चर 1 हो चुका है। आप लोग वीडियो देख भी लिए होंगे, ठीक है। आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 2 में क्या होगा, प्राथमिक चिकित्सा से हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ेंगे प्राथमिक चिकित्सा क्या है, फर्स्ट एड क्या है। आइए देखते हैं। तो जब एक्सीडेंट होता है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति घायल होता है, तो घायल व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पहले या अस्पताल पहुंचाने से पहले उसको जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है, जो भी सहायता दिया जाता है, वो क्या होता है, फर्स्ट एड होता है। आइए देखते हैं फर्स्ट एड क्या है। फर्स्ट एड या प्राथमिक चिकित्सा क्या है, ठीक है। फर्स्ट एड या प्राथमिक चिकित्सा क्या है, तो किसी दुर्घटनाग्रस्त इंसान को हॉस्पिटल पहुंचाने या डॉक्टर के आने से पहले दी जाने वाली सहायता को हम प्राथमिक सहायता या प्राथमिक चिकित्सा कह सकते हैं। इससे रोगी की जान बचाई जा सकती है, ठीक है ना। अब देखिए प्राथमिक चिकित्सा के प्रकार। प्राथमिक चिकित्सा 3 टाइप के होते हैं, इसके 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा, दूसरा है सामान्य प्राथमिक चिकित्सा, तीसरा है बाल संरक्षण प्राथमिक चिकित्सा। क्लियर है इतना? आगे बढ़ूं आगे इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य किसी व्यक्ति के जीवन रक्षा करना है तथा उसे डॉक्टर के आने से पहले पूर्व हर संभव सहायता देना होता है। डॉक्टर के आने से पहले जो भी संभव होता है वो हम लोग करते हैं, वो क्या कहलाता है, प्राथमिक चिकित्सा का ये उद्देश्य के अंदर आएगा, ठीक है। उसके दुर्घटनाग्रस्त अंग को और अधिक नुकसान न पहुंचे, यह भी एक इसका उद्देश्य होता है। जब दुर्घटना होती है तो ज्यादा नुकसान न पहुंचे, यदि प्राथमिक चिकित्सा करके हम थोड़ा सा भी सही कर लेते हैं तो ज्यादा अंग की क्षति न पहुंचे, वो हमारा प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है ना। अब कह रहा है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे इज ऑब्जर्व ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर एनुअली, ठीक है ना। सितंबर के मंथली में सेकेंड सैटरडे जो होता है हमारा फर्स्ट एड के डे के नाम से हम लोग इसको मनाते हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट बढ़ रहा है। अब आता है प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान। आइए देखते हैं। प्राथमिक चिकित्सा का हमें ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। पट्टी बांधने आना चाहिए, खपची लगाने आना चाहिए। तो वही चीज यहाँ क्लियर कर रहा है कि पट्टी बांधना आपको आना चाहिए, खपची लगाने आना चाहिए, कृत्रिम श्वसन एवं मालिश करने का पूर्ण ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। कृत्रिम श्वसन मतलब मुंह से मुंह सांस जब हम देते हैं ना, कोई बेहोश हो जाता है तो मुंह से मुंह ऑक्सीजन उसको मतलब सांस देते हैं, ठीक है ना, वो कृत्रिम क्या है, श्वसन है। आवश्यक वही कृत्रिम श्वसन मालिश करने का पूर्ण ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। उसे यह भी ज्ञान होना चाहिए कि यदि किसी समय किसी आवश्यक वस्तु का अभाव हो तो उसकी पूर्ति कैसे की जा सके। कोई वस्तु घट गया, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए पट्टी बांधने के लिए कुछ ना है, तो बहुत सारे फिल्मों में आप लोग देखे होंगे, फटाक से ना हीरोइन क्या करती है, ओढ़नी फाड़ती है और बांध देती है। पट्टी का काम आता है ना, ठीक है, बैंडेज का काम आता है। तो वो चीज भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। अन्य जानकारी जैसे व्यक्ति को पानी में तैरना आना चाहिए, ठीक है ना। आग बुझाना, मोटर गाड़ियों को चलाना भी आना चाहिए ताकि आवश्यकता के समय इसमें से किसी का भी उपयोग कर सके। किसी भी प्राथमिक चिकित्सा को घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देने से पहले आपातकालीन समय में ABC का ध्यान रखना। अभी ये ABC क्या है, ए मतलब एयरवे, उसका एयरवे वायु प्रवाह देख लेना है। ब्रीथिंग होता है सांस, ठीक है ना, श्वसन। उसके बाद सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, उसको देख लेना है। ये ABC फॉलो करना है। आइए ABC के बारे में एक एक करके हम समझते हैं आगे, ठीक है। ये होता है ABC मतलब अर्थात ABC पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आया है कि ए का अर्थ क्या है, तो एयरवे, बी का अर्थ क्या है, ब्रीथिंग, और सी का अर्थ है सर्कुलेशन, रक्त संचरण, ठीक है ना। एयरवे को समझ लेते हैं। पहला वायु प्रवाह, ठीक है ना, ये से बनता है वायु प्रवाह अर्थात दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति की जीभ क्या होती है, मुड़ जाती है, ठीक है ना। मुड़ जाने पर बाहरी वस्तु के अंदर अटके या किसी और पदार्थ के अवरोध से वायु नली बंद हो जाती है, जिससे वायु प्रवाह क्या होता है, बाधित हो जाता है, ठीक है ना। बेहोशी के बाद मुंह में सांस मांसपेशियों में ढीला पड़ने के कारण जीभ गले के पिछले भाग में गिर जाता है, जिससे श्वास नली क्या होती है, श्वास नली हो जाती है ब्लॉक हो जाती है। श्वसन नली की जांच करने के लिए सबसे पहले अपने उंगलियों को मदद से जीभ को उसकी जगह पर खींच लाएं और आप उसके पश्चात यह सुनिश्चित कर ले कि श्वसन नली किसी भी प्रकार का रुकावट ना हो, ठीक है ना। ये चीज आपको जांच करना है एयरवे की, आपका जो सांस ले रहा है अंदर जा रहा है कि ना, हमारा जीभ तो कहीं मुड़ा उड़ा नहीं है ना, वो चीज विशेष आपको
ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है इतना? आगे बढ़ो इसमें। अब आता है ब्रीथिंग, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर ले। चुरावल, चलिए। बी से होता है ब्रीथिंग, ठीक है ना। बी से बनता है श्वसन, अर्थात दुर्घटना के परिणाम स्वरूप सांसों पर नजर रखना चाहिए। दुर्घटना के परिणाम स्वरूप सांसों पर एकदम नजर रखना चाहिए कि वो बंदा जो आगे दुर्घटना ग्रसित है वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उस पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपने कान को घायल व्यक्ति के मुंह के पास ले जाकर सुने, घायल व्यक्ति जो भी है उसके पास कान ये ले जाकर सुने कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है ना। और महसूस करे, छाती को ध्यान से देखे ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं। अगर वह सांस नहीं ले रहा है तो उसी समय माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन चालू करे। देखिए माउथ टू माउथ, हद है यार, माउथ टू माउथ ये रेस्पिरेशन दे रहे हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस है। आपको कृत्रिम श्वसन विधि पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये दूसरा कुछ आप लोग गलत मत समझिए यार, तुम लोग बहुत गलत जज करते हो, ठीक है ना। ये कृत्रिम श्वसन विधि है, ठीक है ना। आइए यहाँ देखिए, ये क्या है, कृत्रिम श्वसन विधि। तो हमें क्या करना पड़ेगा, श्वसन चेक करने के लिए सबसे पहले अपने कान को उसके मुंह के पास ले जाना है और महसूस करना है कि वो सांस ले रहा है कि नहीं। दूसरा चीज कि उसको छाती को गौर से देखना है ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं। यदि वो ऊपर नीचे हो रहा है तो ठीक है, सांस ले रहा है। और यदि इस स्थिति में नहीं ले रहा है तो वो क्या कर, माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन करें, ठीक है ना। ये दूसरा कांड नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ओके। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। तुम लोग इसी पर बहुत ध्यान दे रहा था, है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एंजॉयमेंट भी जरूरी है। आइए सी नंबर में आते हैं, ठीक है। सी से बनता है क्या चीज, सी से बनता है सर्कुलेशन, अर्थात रक्त संचरण। दुर्घटना के फलस्वरूप यदि घायल व्यक्ति की नाड़ी ठीक नहीं चल रही है तो सीपीआर, ठीक है ना, कार्डियो पल्मोनरी एसिस्टेशन, इसको सीपीआर चालू करें, मतलब करे। अगर खून बह रहा हो तो खून बंद करने का प्रयास करें। अगर उस व्यक्ति के दिल की धड़कन चल रही हो तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन चालू रखे। और अगर दिल की धड़कन ना चल रही हो तो बिना देरी किए कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब सीपीआर चालू करे। जैसे ये दोनों हाथ धक्के ऐसे दबाया जाता है ये छाती पर, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। देखिए सीपीआर, ये सीपीआर कर रहे हैं साहब, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, आगे आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या चीज जी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आप देख सकते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, ठीक है ना। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसको हम शॉर्ट में पीपीई कहते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण। तब पीपी वे उपकरण है जो कार्य, पीपी वे उपकरण है जो कार्य स्थल पर खतरे के खिलाफ बचाव प्रदान करते हैं, जैसे हेलमेट, चश्मा, ईयर प्लग etc। अब मनुष्य जो भी अपने खतरे से माने सुरक्षा से बचने, घटना से बचने के लिए जो भी उपकरण पहनता है वो क्या कहलाता है, पीपी कहलाता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, जैसे हेमलेट पहनता है तो ये क्या है, पीपी है, ठीक है ना। ईयर प्लग लगाता है कान में, ज्यादा आवाज ना आए तो ये पीपी है। ग्लव्स लगाते हैं हाथ में, पीपी है। एप्रोन पहनता है, सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं, ये सारे पीपी में आएंगे, ठीक है ना। इसमें पीपी देखिए मैंडेटरी पीपी होता है, ठीक है ना। मैंडेटरी मतलब एकदम जरूरी पीपी, जैसे ये हेमलेट हो गया, ठीक है ना, चश्मा हो गया, तो ये मैंडेटरी पीपी में आता है, ठीक है। इयरिंग हो गया, हेयरिंग प्रोटेक्शन, ठीक, ये सारे मैंडेटरी पीपी में आते हैं। बढ़े आगे, इसमें पीपी मतलब समझ गए, ठीक है। पीपी क्या है, कार्यस्थल पर खतरे के खिलाफ बचाव प्रदान करने वाले उपकरण होते हैं जो, इसमें अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अब आता है फायर, ठीक है ना, अब आता है फायर। देखिए आग क्या है, आग देखा जाए, आग एक ऐसा रासायनिक शास्त्र है जिसके लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या चीज, गर्मी, दूसरा दहनशील, तीसरा ऑक्सीजन, हीट सोर्स ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये 3 चीज मिलेगा तभी हमारा आग लग सकता है। मान लीजिए लकड़ी रख दिए, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कहीं उसको हीट ही नहीं मिल रहा है तो आग लगेगा, नहीं लग सकता है। तो ये 3 चीज मिलकर हमारा आग लगता है, ठीक है ना। 3 चीज मिलकर क्या लगता है, आग लगता है। नेक्स्ट बढ़े आगे, इसमें अब आता है मेरा अब टाइप्स ऑफ फायर।
मतलब आग कितने टाइप के होते हैं, आइए देखते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है जी, इस पर विशेष ध्यान देना है। तो टाइप्स ऑफ फायर देखा जाए तो आग को 4 वर्गों में बांटा गया है, क्लास ए, ठीक है ना, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, ठीक है। क्लास ए में जो वर्ग, क्लास ए फायर जो होते हैं, वर्ग ए में जो आग आते हैं, ठोस पदार्थ में लगने वाले आग को वर्ग ए में रखा जाता है, जैसे क्लॉथ हो गया, कपड़ा हो गया, पेपर हो गया, ठीक है ना, लकड़ी हो गया। और इसको बुझाने के लिए नॉर्मल हम वाटर भी डालेंगे ना तो ये बुझ जाएगा। इसमें आग लगता है तो फायर एक्सटिंग्विशर किस टाइप का यूज करते हैं, वाटर शुड बी स्प्रे ऑन द बेस ऑन द फायर एंड देन ग्रेजुअली अपवर्ड। अब डिपेंड कर रहा है कि आपका आग कितना फैला हुआ है, ज्यादा फैला हुआ है तो उसमें पानी काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, ज्यादा मात्रा में, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्लास ए में कौन कौन से आग, मतलब क्लास ए वर्ग ए आग क्या क्या है, तो क्लॉथ हो जाएगा एग्जाम्पल में, ठीक है ना, पेपर हो जाएगा, लकड़ी होगा, यानी ठोस पदार्थ में लगने वाले जो भी आग है क्या कहलाएंगे, वर्ग ए में आएंगे। क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर, नहीं क्लास बी में, आइए देखते हैं क्लास बी में। देखिए क्लास बी जो वर्ग में आता है, क्लास बी फायर, ठीक है ना, ज्वलनशील द्रव होता है, जैसे फ्लेमेबल लिक्विड में लगने वाले आगों को वर्ग बी में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल डीजल फ्यूल, मोटर ऑयल, किरोसिन, क्लीनिंग सॉल्वेंट, पेट्रोल, ई फ्यूल, ईटीसी। इन सबको बुझाने के लिए जो हम फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग करते हैं वो होता है फोम, ड्राई पाउडर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका हम लोग उपयोग करते हैं इसमें आग बुझाने के लिए। यहाँ नोट में दिया गया है वाटर शुड नेवर बी यूज्ड ऑन बर्निंग लिक्विड। इस लिक्विड में हम कभी भी वाटर का प्रयोग नहीं करते, नहीं तो और लाफ होगा और लाफ देगा, ठीक है ना, लहास और बार ज्यादा दिखा देगा, ठीक है ना। तो वर्ग बी में कौन कौन से आते हैं, डीजल फ्यूल आ जाएंगे, मोटर ऑयल, केरोसिन, क्लीनिंग सॉल्वेंट आएगा, पेट्रोल, ईटीसी सारे आ जाएंगे, ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ आएगा। आइए देखते हैं क्लास सी में। क्लास सी में ज्वलनशील गैसें आ जाएंगी, एसिटिलीन, एलपीजी, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। क्लास सी में, क्लास वर्ग सी में कौन कौन आएगा, ज्वलनशील गैस, फ्लेमेबल गैस, ठीक है ना, या तरलीकृत गैस, लिक्विफाइड गैसेस से लगने वाले आग को वर्ग सी में रखा जाता है, जैसे एसिटिलीन, एमोनिया, हाइड्रोजन, प्रोपेन, ठीक है ना। ये सारे गैस जो आपको दिख रहे हैं, फ्लेमेबल गैस ऑल्सो नोन एज फ्यूल गैसेस, ये सारे क्या है, क्लास सी फायर है, ठीक है ना, वर्ग इसको सी में रखा गया है। और इसका फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग ड्राई पाउडर यूज करते हैं, याद रखना वर्ग सी के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं, ड्राई पाउडर के लिए, कंफर्म होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है डी नंबर, ठीक है ना, आज के लिए लास्ट ही है, फिर लेक्चर 3 आएगा फायर एक्सटिंग्विशर के अबाउट, ठीक है ना, बारे में। आइए देखते हैं जो क्लास डी है मेरा, देखिए वर्ग डी में जो आपका आता है आग, उसमें जैसे धातु, विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगने वाले आग को वर्ग डी में रखा जाता है, ठीक है ना, जैसे ट्रांसफार्मर, मेटल, ईटीसी। इसको लिए हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग करते हैं, सीटीसी, हेलोन गैस माने कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर आर यूज्ड, माने इसमें सीटीसी हेलोन गैस वाला भी रहेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला एक्सटिंग्विशर तो भी उपयोग कर सकते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर रहेगा तो भी हम लोग इसका उपयोग इसको आग बुझाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर मिलेंगे आपको लेक्चर 3 में, तब तक के लिए जय हिंद।